लो भैया, आ गए हम दोबारा से। तो मेरे दोस्तों, मैं हूं आपका स्क्रिप्ट दोस्त चेतन उनियाल और स्वागत करता हूं आपका पाठशाला में। और आज स्क्रीन राइटिंग की सीरीज के इस एपिसोड में हम सीखेंगे प्रॉपर स्क्रीन प्ले फॉर्मेट। अब स्क्रीन प्ले फॉर्मेट क्या है, इसकी क्यों जरूरत पड़ती है, ये बताने के लिए मैं आपको सुनाना चाहूंगा एक छोटी सी कहानी है हमारे बब्बू भैया की। हमारे बब्बू भैया बड़े टैलेंटेड स्क्रीन राइटर, लेकिन जब भी अपनी स्क्रिप्ट लिख के पिच करते हैं प्रोडक्शन हाउस में तो हमेशा रिजेक्ट होके आ जाती है। अब वो परेशान से होके हमारे पास आए और बोले, अरे यार क्या मतलब, समझ ही नहीं आ रहा है। स्क्रिप्ट भेजते हैं, रिजेक्ट हो जाती है, कहते हैं अच्छा कंटेंट है, लेकिन क्या करें, क्या समझ में नहीं आ रहा है। हमने कहा लाइए, हमें पढ़वाइए। अब हमने पढ़ा स्क्रिप्ट को और शुरुआत करते ही जो हमारे मुंह से पहला शब्द निकला वो था सत्यानाश। उनकी स्क्रिप्ट में जो सबसे बड़ी दिक्कत थी वो थी स्क्रीन प्ले फॉर्मेट। देखिए, होता क्या है, जब आप अपनी स्क्रिप्ट प्रोफेशनल प्रोडक्शन हाउसेज में पिच करते हैं, वहाँ रीडर्स बिठाए जाते हैं स्क्रिप्ट को पढ़ने के लिए, उसे जज करने के लिए। तो अगर आपने अपनी स्क्रिप्ट प्रॉपर स्क्रीन प्ले फॉर्मेट में नहीं लिखी है, वो उस स्क्रिप्ट से कनेक्ट ही नहीं कर पाते हैं, उसे पढ़ने के लिए इंपॉर्टेंस नहीं देते हैं, क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है कि ये स्क्रिप्ट किसी प्रोफेशनल ने नहीं, किसी एमेच्योर ने लिखी है, क्योंकि इसे तो बेसिक फॉर्मेटिंग का तरीका ही नहीं पता है स्क्रीन प्ले का। तो इस प्रॉब्लम से आपकी स्क्रिप्ट को मिलते हैं नेगेटिव मार्क्स। तो आप अपनी प्रोडक्शन हाउस में पिच करते हुए अगर इस चीज से बचना चाहते हैं तो आपके लिए सबसे जरूरी है प्रॉपर स्क्रीन प्ले फॉर्मेट सीखना। और आपकी इसी समस्या को सॉल्व करने के लिए आज इस सीरीज का ये एपिसोड डेडिकेटेड है हाउ टू राइट इन प्रॉपर स्क्रीन प्ले फॉर्मेट। तो अब ज्यादा देर ना करते हुए स्क्रीन राइटिंग सिखाने के लिए सीधे लेके चलते हैं आपको पाठशाला के स्क्रीन पर। तो दोस्तों, हम पहुंच गए हैं अपनी पाठशाला स्क्रीन पर और ये स्क्रीन प्ले खोल लिया है हमने। और अब हम इसे देखकर सीखने वाले हैं कि कैसे एक प्रॉपर फॉर्मेट दिया जाता है स्क्रीन प्ले का। तो सबसे पहले स्क्रीन प्ले लिखते हुए जब हम किसी सीन की शुरुआत करते हैं तो हम शुरुआत करते हैं सीन हेडिंग से। अब ये सीन हेडिंग आप स्क्रीन प्ले इस तरह समझिए कि आप डायरेक्टर के आगे एक पूरी इमेज बनाने वाले हैं कि सीन कहाँ है, कैसा है, क्या प्ले होने वाला है, उसमें क्या क्या चीज़ें रहने वाली हैं। तो उनकी शुरुआत हम करते हैं सीन हेडिंग से। अब सीन हेडिंग में एलिमेंट्स क्या क्या आते हैं। अच्छा, ये प्रॉपर स्क्रीन प्ले फॉर्मेटिंग का एपिसोड शुरू करने से पहले मैं एक छोटा सा आपको गाइडलाइन देना चाहूँगा। होता क्या है कि वैसे तो हमारी हिंदी फिल्म इंडस्ट्री है, लेकिन हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में भी जब हमारी स्क्रिप्ट्स लिखी जाती हैं, चाहे वो एड फिल्म्स की हो या फिल्म्स की हो, खासकर बड़े प्रोडक्शन हाउसेस में, उसमें होता क्या है कि इंस्ट्रक्शन की जो लैंग्वेज होती है वो ज़्यादातर इंग्लिश होती है। जो एक्शन हम बताते हैं वो इंग्लिश में होता है। जब डायलॉग की बात आती है तो वो रोमन फॉर्मेट में लिखी जाती है, मतलब कि इंग्लिश वर्ड्स होते हैं लेकिन लैंग्वेज हिंदी होती है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी पड़ेगी कि एक्शन, खासकर इंस्ट्रक्शंस, प्रॉपर इंग्लिश में रहती हैं और जब हम डायलॉग पे आते हैं तो वो पोर्शन रोमन में लिखा जाता है। अब ये एक कन्वेंशन है अपनी इंडस्ट्री का, हम इससे बच नहीं सकते, तो बेहतर होगा कि हम इसे सीख लें। तो आइए शुरू करते हैं हम अपना स्क्रीन प्ले फॉर्मेटिंग का पार्ट। तो स्क्रिप्ट जब शुरू होती है, जब हम सीन बाय सीन चलते हैं, तो सबसे पहला एलिमेंट जो आता है वो आता है सीन हेडिंग का। सीन हेडिंग में आप कहीं ना कहीं एक इंस्ट्रक्शंस के थ्रू ये बता देते हैं कि सीन कहाँ हो रहा है, किस जगह पे हो रहा है, क्या लोकेशन है और किस टाइम में हो रहा है, दिन है कि रात है। तो ये एलिमेंट्स क्या होते हैं, डिस्क्राइब कैसे किए जाते हैं, ये आप इसमें देख सकते हैं स्क्रीन पे। कि सबसे पहले आता है एक्सटीरियर, रोड, इवनिंग। अब इसमें सबसे पहला है EXT, जो कि शॉर्ट फॉर्म है एक्सटीरियर के लिए। एक्सटीरियर से मतलब कि ये जो हमारा सीन है ये हो रहा है किसी आउटडोर लोकेशन पे, कहीं बाहर किया जा रहा है। अगर यही सीन किसी कमरे में होता, किसी बेडरूम में या बाथरूम में, तो हम उसको लिखते INT, यानी कि इंटीरियर। इंटीरियर मतलब ये सीन किसी अंदर की लोकेशन पे हो रहा है। तो एक छोटा सा डिस्टिंक्शन अब आपको समझ में आ गया है। एक्सटीरियर मतलब बाहर,
इंटीरियर मतलब अंदर। अच्छा, अब दूसरा एलिमेंट है रोड, कि ठीक है फर्स्ट मेंशन हुआ एक्सटीरियर कि हम हैं बाहर। बाहर हम कहाँ हैं? कहीं खेत भी हो सकता है, कहीं सड़क भी हो सकता है, कोई हाईवे भी हो सकता है। तो बाहर हम हैं एक सड़क पर, और सड़क के बाद अब हम आते हैं कि टाइम पीरियड क्या है। टाइम पीरियड मेंशन किया गया है इसमें इवनिंग। अब क्योंकि ये एक्सटीरियर है इसलिए हम स्पेसिफिकली इसमें जान सकते हैं कि हाँ शाम का वक्त। अगर यही चीज इंटीरियर में होती तो उसमें हम मेंशन करते हैं डे और नाइट, क्योंकि इवनिंग का टाइम आप गेस नहीं कर सकते कि अभी इवनिंग चल रही है क्या चल रही है, लेकिन अभी बाहर है तो क्लियरली आप गेस कर सकते हैं कि ओके हम इवनिंग को देख सकते हैं। स्क्रीन प्ले में सबसे इंपॉर्टेंट यही है कि हम देख क्या रहे हैं स्क्रीन पे, विजुअल इंफॉर्मेशन क्या जा रही है हमारी स्क्रीन पे। तो सीन हेडिंग में आपको समझ आ गया सबसे पहला कि लोकेशन की है कहां, बाहर है या अंदर है। अगर बाहर है तो एक्सटीरियर, अगर अंदर है तो इंटीरियर यानी INT। अच्छा, जब एक्सटीरियर इंटीरियर स्पेसिफाई हो गया तो उसके बाद कि उसको और ज्यादा स्पेसिफाई किया जाता है कि लोकेशन है कहां, सब लोकेशन का है। सब लोकेशन है हमारी रोड। बाहर है तो हम रोड पर है, किसी सड़क पे फिल्माया जा रहा है ये सीन। और फिर उसके बाद आता है कि वक्त कौन सा है, दिन के कौन से पहर में हम देख रहे हैं। हम दिन में देख रहे हैं, सुबह देख रहे हैं, शाम को देख रहे हैं या रात को देख रहे हैं। तो इसमें मेंशन है इवनिंग, तो उससे हमें इंफॉर्मेशन क्या जाती है कि ये शाम का सीन। तो सीन के बारे में हमें क्या इंफॉर्मेशन गई, ये सीन बाहर का है, एक्सटीरियर लोकेशन पे है, ये सीन एक रोड पे है और ये सीन शाम के वक्त का है। अब सीन हेडिंग के एलिमेंट्स कवर करने के बाद हम नेक्स्ट आते हैं एक्शन पे। एक्शन मतलब जो उस सीन में घट रहा है, सामने स्क्रीन पर हो रहा है, सिर्फ एक्शन। अभी कोई डायलॉग नहीं, कुछ नहीं, सिर्फ एक्शन स्पेसिफाई किया जाता है। अब जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, द वाइपर्स ऑन अ विंड स्क्रीन मूव बैक एंड फोर्थ। मतलब ये पढ़ते ही आपके दिमाग में एक इमेज गई होगी कि वाइपर चल रहे हैं बैक एंड फोर्थ। आप देख पा रहे हैं अपने दिमाग में वो इमेज कि एक विंड स्क्रीन पर वाइपर्स जो है आगे पीछे चल रहे हैं। ये सबसे पहली इमेज आपके दिमाग में कौन थी? अब इसको देखते हुए आपने एक और चीज पे गौर किया होगा कि वैसे तो लाइन नॉर्मल लिखी है, लेकिन वाइपर्स का जो वर्ड है उस वर्ड को कैप्स लॉक में लिखा गया है, मतलब बड़े शब्दों में स्पेशली हाईलाइट किया गया है। ये क्यों किया गया है? इसका एक पर्पस होता है। इसका पर्पस ये है कि जब भी कोई चीज, कोई स्पेशल प्रॉप या कोई स्पेशल साउंड या कैरेक्टर हमको स्पेसिफाई करना होता है तो हम उसे हमेशा कैप्स लॉक में मेंशन करते हैं। ये प्लीज बात ध्यान रखिएगा, कैप्स लॉक किसी प्रॉप को आइडेंटिफाई करने के लिए, स्पेसिफाई करने के लिए, आउटलाइन करने के लिए, किसी साउंड को, मान लिया कोई धमाके का साउंड है बूम, या किसी थप्पड़ का साउंड है कि स्लैप, तो उसको आइडेंटिफाई करने के लिए, उसको स्पेसिफाई करने के लिए हम कैप्स लॉक में वो चीज लिखते हैं। जैसे इसमें लिखा हुआ है वाइपर्स, तो हम देख पा रहे हैं कि वाइपर्स ऑन अ विंड स्क्रीन मूव बैक एंड फोर्थ, आवर व्यू इज ब्लर्ड बाय द रेन, अ फोन रिंग्स। अब इसमें साउंड स्पेसिफाई हो गया कि फोन रिंग्स, तो आपके दिमाग में आ गया कि ओके, बाद में जाके हमें एक पोस्ट में साउंड भी डालना पड़ेगा फोन की घंटी बजने का, तो इसको भी स्पेसिफाई कर दिया कैप्स लॉक करके। We see a strong headlight approaching from the left, and then a truck comes crashing into the car from the side, making it violently propel out of the frame before we know who is in it. Fade out. अब ये सीन जब मैंने पढ़ा तो मैं इस सीन का आपको थोड़ा सा हिंदी में भी ट्रांसलेशन बता देता हूँ कि एक विंड स्क्रीन पर वाइपर्स चल रहे हैं बैक एंड फोर्थ, हमारा व्यू जो है सामने पड़ रही बारिश से एकदम ब्लर हो रखा है, तभी कार में एक फोन की घंटी बजती है और हम देखते हैं उसी वक्त एक स्ट्रॉन्ग हेडलाइट कार की लेफ्ट से आती है और एक बड़ा सा ट्रक आता है और उस कार में टक्कर मारता है और कार टक्कर से पलटकर गिर पड़ती है।
अब ये जब मैं आपके सामने पढ़ रहा हूं तो आपके दिमाग में इमेज बननी शुरू हुई होगी। यही काम है एक स्क्रीन राइटर का, अपने पन्ने पर इंस्ट्रक्शंस को इस तरह लिखना कि फौरन एक इमेज, क्लियर इमेज, इंपैक्टफुल इमेज पढ़ने वाले के दिमाग में बनने लगे। जितनी अच्छी आप वो इमेज बना पाएंगे उतने अच्छे आप स्क्रीन राइटर। चलिए अब नेक्स्ट उस पे चलते हैं। मैं इस सीन को जंप कर रहा हूं ताकि मैं अपने नेक्स्ट फॉर्मेटिंग के पॉइंट पे आ सकूं। अब देखिए नेक्स्ट हमारा आता है इंटीरियर लिविंग रूम डे। अब जैसे आपने देखा, जैसे मैंने बताया था कि पहला सीन हमारा एक्सटीरियर लोकेशन पे था, लेकिन ये सीन हमारा इंटीरियर लोकेशन पे है, एक अंदर की लोकेशन पे है। तो इस सीन को हम सबसे पहले शुरुआत करते हैं INT, शॉर्ट फॉर्म फॉर इंटीरियर। इंटीरियर के बाद हम उस लोकेशन को स्पेसिफाई करते हैं कि कौन सी लोकेशन है, लिविंग रूम। और लिविंग रूम के बाद हम ये स्पेसिफाई करते हैं कि दिन का कौन सा वक्त है, यानी दिन का ये वक्त है डे। तो इंटीरियर, लिविंग रूम, डे। और उसके बाद हम पढ़ते हैं एक्शन, कि स्क्रीन पर एक्शन क्या हो रहा है। अब एक्शन जैसे कि आप स्क्रीन पर पढ़ पा रहे होंगे, a fly buzzes past a bowl of cereal, we follow a spoon up to an old man's mouth, we can hear the cereal crunch। अब ये छोटा सा एक्शन क्या गया है कि एक मक्खी गई, वो मतलब कुछ नाश्ता रखा हुआ है, सीरियल्स रखे हुए हैं, उसके पास से मक्खी उड़ के गई। और फिर हम चम्मच लेकर फॉलो करते हैं एक बूढ़े आदमी के मुंह पर, और वो उसके मुंह में सीरियल्स जाते हैं और उनको चबाता है और वो क्रंचिंग का साउंड आ रहा है। अब यहाँ पे अगेन आपने देखा कि ओल्ड मैन को कैप्स लॉक से स्पेसिफाई किया गया है। जैसे कि मैंने आपको बताया था, क्योंकि ओल्ड मैन पहली बार मेंशन हो रहा है, हम कैरेक्टर का पहली बार मेंशन देख रहे हैं। तो ये याद रखिएगा, जब भी हम किसी कैरेक्टर का पहली बार इंट्रोडक्शन होने वाला होता है, तो चाहे यहाँ ओल्ड मैन है या कैरेक्टर का कुछ नाम हो, सुमित, अनिल, जो भी है, उसको हम कैप्स लॉक में मेंशन करेंगे। उसके बाद नहीं किया जाता, बार बार उसे कैप्स लॉक में मेंशन नहीं किया जाता, लेकिन पहली बार वो कैरेक्टर जब इंट्रोड्यूस होगा कहानी में, जहां पे भी इंट्रोड्यूस होगा, उसे कैप्स लॉक से दिखाया जाएगा। ठीक है, तो अब हम इसके बाद ओल्ड मैन के माउथ पे गए, हमने उस सीरियल का क्रंच सुना, और फिर आती है हमें इस कैरेक्टर की आवाज। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, इसमें लिखा गया है ग्रैंड डैड VO ब्रैकेट में। अब ग्रैंड डैड हमारे कैरेक्टर को आइडेंटिफाई किया गया है एज ग्रैंड डैड। आप उसका नाम भी दे सकते हैं कि मतलब महेंद्र प्रसाद या सुरेश प्रसाद, लेकिन स्क्रिप्ट में अभी ग्रैंड डैड के नाम से उन्हें स्पेसिफाई किया गया। अब ग्रैंड डैड के आगे स्क्रिप्ट में लिखा गया है ब्रैकेट में VO। VO का क्या मतलब है? VO का मतलब होता है वॉइस ओवर। और ये वॉइस ओवर हम कहाँ यूज करते हैं? वॉइस ओवर से मतलब होता है कि जब हमारा कैरेक्टर कोई डायलॉग उसके दिमाग में चल रहा है, उसकी सोच में चल रहा है, उसकी सोच में क्या चल रहा है, उसको जब हम डायलॉग के थ्रू लिखते हैं तो उसे हम वॉइस ओवर से लिखते हैं। क्योंकि वो सामने तो कुछ बोल नहीं रहा है, आपके सामने कुछ बोल नहीं रहे, उसके होंठ हिल नहीं रहे, लेकिन उसके दिमाग में कुछ चल रहा है। वो दिमाग में जो उसके चल रहा है उसको हम स्पेसिफाई करते हैं वॉइस ओवर से, और उसके लिए हम शॉर्ट फॉर्म यूज करते हैं VO। ऐसी आगे भी बहुत सारी शॉर्ट फॉर्म्स हम देखते रहेंगे, सीखते रहेंगे, जो कि कैमरा इंस्ट्रक्शंस में, स्क्रिप्ट इंस्ट्रक्शंस में काफ़ी काम आती हैं, जिनसे हमें पता चल जाता है कि अच्छा ये ग्रैंड डैड जो है ये डायलॉग प्रॉपर बोल रहे हैं या ये सिर्फ इनके दिमाग में चल रहा वॉइस ओवर है। तो अब ग्रैंड डैड का हमने जो मतलब सीन में हेडिंग आई है वो है कैरेक्टर हेडिंग। ग्रैंड डैड वॉइस ओवर में आने के बाद अब हम आए हैं इस कैरेक्टर के डायलॉग पे, कि ये कैरेक्टर जो वॉइस ओवर इसका चल रहा है वो डायलॉग है क्या। और ये डायलॉग है आई एम ओल्ड, bald, my toenails have turned strange, but life isn't all that bad। अब ये लिखा हुआ इंग्लिश में है, हम इसे हिंदी में भी जब डायलॉग दिए जाते हैं तो हिंदी में भी ट्रांसलेट किया जाता है कि भाई मैं बूढ़ा हो चुका हूँ, मेरे बाल झड़ चुके हैं, अब तो ये पैर के नाखून भी मतलब अजीब तरीके से बढ़ रहे हैं, लेकिन ज़िंदगी इतनी भी बुरी नहीं। तो ये इस
कैरेक्टर का डायलॉग गया, जो कि ये खुद नहीं बोल रहा है, इसलिए हमने स्पेसिफाई किया इसे वॉइस ओवर के थ्रू। तो नेक्स्ट अब हम आगे बढ़ते हैं। जब ये ग्रैंड डैड अपना वॉइस ओवर पूरा कर लेते हैं, उसके बाद नेक्स्ट जो एक्शन होता है उसके लिए वापस हम एक्शन लाइंस पे आते हैं। अच्छा, अब ये जो हम मतलब शफल कर रहे हैं बीच में, मतलब जैसे हमने सीन हेडिंग लिखा, फिर उसके बाद में एक्शन लिखा, फिर उसके बाद में हम कैरेक्टर पे आते हैं, ये आप करते कैसे हैं? तो इसका सीधा सा वो है कि हम ये चीजें एक स्क्रीन प्ले राइटिंग सॉफ्टवेयर में लिख रहे हैं। जैसे आपने बहुत सारे स्क्रीन प्ले राइटिंग सॉफ्टवेयर सुने होंगे, फाइनल ड्राफ्ट, सेल्टेक्स और राइटर्स डुएट, स्टूडियो बाइंडर। स्टूडियो बाइंडर प्रमोशन ही करता रहे जब देखो। तो जब हम इन स्क्रीन प्ले राइटिंग जो सॉफ्टवेयर है उनमें जाते हैं, तो इनमें प्रॉपरली पहले से ही फॉर्मेट बना हुआ होता है, ताकि आपको स्क्रीन प्ले को एडजस्ट करने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत ना करनी पड़े। मैं इसमें दिखाता हूँ आपको। अगर आप स्क्रीन में क्या कहते हैं ऊपर जाएंगे और फाइनल ड्राफ्ट खोलेंगे, तो फाइनल ड्राफ्ट में क्या कहते हैं आपको दिख जाएगा कि सीन हेडिंग के नाम से अलग टाइटलिंग होगी, एक्शन के नाम से अलग टाइटलिंग होगी और कैरेक्टर के नाम से अलग टाइटलिंग होगी। आप वहां जा सकते हैं और ऑप्शन क्लिक कर सकते हैं। अब वो कैसे होता है मैं एक बार आपको खोलकर दिखा देता हूँ। ये हमने अभी इसको फिलहाल मिनिमाइज किया और अब हम पहुंचे अपना जो हमारा स्क्रीन राइटिंग सॉफ्टवेयर है, फाइनल ड्राफ्ट। मैं फाइनल ड्राफ्ट यूज करता हूँ, सेल्टेक्स भी यूज करता हूँ। मुझे तो भाई सेल्टेक्स अच्छा लगता है, मैं सेल्टेक्स यूज करता हूँ। हाँ, ये सेल्टेक्स यूज करता है और वैसे सेल्टेक्स अच्छा सॉफ्टवेयर है, लेकिन सबसे बड़ी बात यही है कि दोस्तों सॉफ्टवेयर से फ़र्क नहीं पड़ता, राइटर से फ़र्क पड़ता है। आप अगर अच्छे राइटर हैं, आप MS वर्ड में भी अच्छी स्क्रिप्ट लिख सकते हो यार, लेकिन ये जो मतलब स्क्रीन राइटिंग सॉफ्टवेयर्स जो हैं ये ऑलरेडी उस फॉर्मेट में आते हैं, तो ये आपको बहुत हेल्प करते हैं, आपकी बहुत सारी मतलब क्या कहते हैं माथापच्ची बचा लेते हैं ये। तो अब देखिए, जैसे मैंने स्क्रीन पर खोल लिया है क्या कहते हैं फाइनल ड्राफ्ट। अच्छा, अब मैं इसमें सीन हेडिंग पे आता हूँ। तो सीन हेडिंग पे आने के लिए ये देखिए, मैं यहाँ पर कर्सर को ले गया, ये जनरल है, मैंने यहाँ पर क्लिक किया तो आपके सामने बहुत सारी चीज़ें आ गई होंगी। सीन हेडिंग, एक्शन, कैरेक्टर, पैरेंथेटिकल, डायलॉग, ट्रांजिशन, शॉर्ट, कास्ट लिस्ट, न्यू है। मुझे इसमें ज़रूरत है सबसे पहले सीन हेडिंग की, तो मैं गया और इस पे सीन हेडिंग क्लिक किया और अब ये सीन हेडिंग पोर्शन पे आ गया है। अब मैं अपनी सीन हेडिंग टाइप करता हूँ, वो कुछ भी हो सकता है, क्योंकि मैं एक अंदर का सीन लिखने वाला हूँ, तो मैं सबसे पहले लिखूंगा इंटीरियर, उसके बाद मैं लिखूंगा बेडरूम और उसके बाद मैं लिखूंगा टाइम ऑफ द डे कि किस टाइम की है ये, और मैं इसको मेंशन करूंगा नाइट। अब ये सीन हेडिंग मैंने लिख ली है और फिर मैं जैसे ही इसको एंटर करता हूं तो ये अपने आप, मैं यहां से भी आपको क्लिक करके दिखा देता हूं कि ये अपने आप एक्शन पे आ चुका है। तो यही है इन स्क्रीन राइटिंग सॉफ्टवेयर्स की एडवांटेज। ये काफी इंट्यूटिव होते हैं, उन्हें पता है कि सीन हेडिंग के बाद जैसे ही आपने एंटर किया है तो नेक्स्ट एक्शन ही आने वाला है, तो वो अपने आप ही एक्शन पे पहुंच जाते हैं। अब आप एक्शन पे कुछ भी लिख सकते हैं कि चेतन, क्योंकि चेतन पहली बार इंट्रोड्यूस होने वाला है इसलिए हम उसे लिखेंगे कैप्स लॉक में, चेतन बिजी टाइपिंग ऑन हिज कीबोर्ड, he is a little irritated। ये हुआ हमारा डकार और उसके बाद आया हमारा एंटर। अब एंटर करते ही ये वापस एक्शन लाइन पे पहुंच गया, लेकिन हमको अब एक्शन लाइन नहीं करनी, हमको चेतन को कुछ बोलते हुए दिखाना है। तो
उसके लिए हम जाएंगे कैरेक्टर पर। अब कैरेक्टर क्लिक करते ही आपने देखा होगा कि कर्सर अपने आप घूमकर सेंटर पे आ गया। अब मैं अपने कैरेक्टर का नाम टाइप करता हूं, चेतन, और कैरेक्टर का नाम सॉफ्टवेयर अपने आप ही हमेशा कैप्स लॉक में ही लेता है। ये इसके अंदर चीजें इनबिल्ट होती है, तो आपको इन चीजों पे ज्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं। अब जब मैंने चेतन के कैरेक्टर डालने के बाद एंटर किया तो आपने देखा वो कर्सर एक डिफरेंट पोजीशन पे गया। ये पोजीशन इसने अपने आप ले ली क्योंकि उसे पता है चेतन के बाद जो भी चीज है वो उसका डायलॉग आने वाला है। तो स्क्रीन पे अगर मैं दोबारा जाकर क्लिक करता हूं तो ये देखिए ये डायलॉग पे राइट का निशान दिखा रहा है, मतलब ये डायलॉग पे अपने आप ही पहुंच चुका है। तो अब हम चेतन का डायलॉग करते हैं कि क्या हो रहा है यार, साला कहानी आगे ही नहीं बढ़ रही है। तो ये हमने डायलॉग कंप्लीट किया और फिर किया एंटर, और एंटर करते ही आपने देखा कि स्क्रीन लाइन ऑटोमेटिकली एक्शन लाइन पे पहुंच चुकी। अब एक्शन लाइन पे हम करते हैं कि चेतन, अब क्योंकि चेतन हम पहले मेंशन कर चुके हैं इसलिए जरूरी नहीं है कि हम उसे कैप्स लॉक में ही लिखें। चेतन irritated closes the laptop and walks away। अब चेतन परेशान हुआ, लैपटॉप बंद किया और उठकर चला गया। यहां पे हमारा एक्शन खत्म हो गया, यहाँ पे हमारा सीन खत्म हो गया। तो अब हम इस सीन को छोड़कर दूसरे सीन में जाना चाहेंगे, और इसके लिए जैसे ही हमने एंटर किया ये वापस एक्शन की लाइन पर पहुंच गया। लेकिन अब हमें एक्शन नहीं करना है, अब हमें सीन को कट करना है, अब हमें सीन को ट्रांजिशन करना है। ट्रांजिशन वो पॉइंट होता है कि जैसे एक सीन खत्म हुआ तो हम यहाँ से दूसरे सीन पे शिफ्ट करना है, तो कट टू या डिसॉल्व, जो भी डायरेक्टर का मन हो कि वो सीन को किस तरह एंड करना चाहता है, वो डायरेक्टर का कॉल है। तो हम अभी इंस्ट्रक्शन लिखते हैं कट टू, लेकिन कट टू एक ट्रांजिशन पॉइंट है, तो ट्रांजिशन पॉइंट एक्शन की लाइन पे नहीं लिखा जाएगा। इसलिए हम वापस यहां जनरल उस पे पहुंचे, हमने देखा हमें जाना है ट्रांजिशन पे, और आपने देखा होगा जैसे ही मैंने ट्रांजिशन पे क्लिक किया कर्सर घूमकर अपनी पोजीशन पर पहुंच गया। और फिर हम यहां टाइप करते हैं कट टू एंड एंटर। अब एंटर करते ही सीन जो है हमारा, सॉफ्टवेयर को इंस्ट्रक्शन मिल गई कि सीन खत्म हो चुका है, तो सीन हमारा पहुंच गया अपने आप दूसरे सीन की हेडिंग पे। अब सीन हेडिंग कुछ भी हो सकती है, मतलब चेतन वहां से उठकर गया तो बैल्कनी में चला गया, तो हम जाते हैं एक्सटीरियर, उसके बाद हम और स्पेसिफाई करते हैं बैल्कनी, एंड देन क्योंकि कंटिन्यूअस चल रहा है सीन तो नाइट। तो इस तरह हम सीन को फॉर्मेटिंग करते हैं। तो यहाँ पे आपने देखा हमने सीन की सीन हेडिंग डाली, फिर एक्शन डाला, फिर कैरेक्टर इंफॉर्मेशन डाली, कैरेक्टर का डायलॉग डाला, और फिर एक्शन के थ्रू जब हमारा सीन खत्म हो गया तो हम नेक्स्ट लाइन पर पहुंच गए ट्रांजिशन के थ्रू। ट्रांजिशन डालने के लिए हमने कट टू डाला, एंड देन कट टू के अलावा और भी बहुत सारे कहते हैं, मैच कट हो सकता है, फेड आउट हो सकता है, डिसॉल्व हो सकता है। अगेन जैसे मैंने बोला कि वो राइटर का सीन के हिसाब से प्लस डायरेक्टर का विजुअल उसके हिसाब से अपना कॉल होता है कि वो कैसे इस सीन को खत्म करना चाहते हैं और दूसरे सीन में जाना चाहते हैं। तो फिलहाल एक एग्जाम्पल के लिए मैंने इसमें किया कट टू, और कट टू से एंटर करते ही फिर हम पहुंच गए क्या कहते हैं नेक्स्ट सीन की हेडिंग पर। अच्छा, अब मैं एक छोटी सी चीज और एक्सप्लेन कर दूं। आप ये देख रहे होंगे कि
इस सीन को लिखते हुए जब हम इस सॉफ्टवेयर में काम कर रहे हैं, ये एक फॉन्ट है। इस फॉन्ट को हम कहते हैं कुरियर फॉन्ट, ठीक है ना। और ये फॉन्ट स्पेसिफिकली यूज किया जाता है स्क्रिप्ट टाइपिंग में। स्क्रीन प्ले टाइपिंग में कुरियर फॉन्ट विद फॉन्ट साइज ऑफ 12 यूज किया जाता है। और ये यूज क्यों होता है ये मैं आपको बता दूं, क्योंकि स्क्रीन प्ले राइटिंग सॉफ्टवेयर जो होता है वो इनबिल्ट है इंडस्ट्री स्टैंडर्ड्स के हिसाब से। और इंडस्ट्री स्टैंडर्ड्स में ये माना जाता है कि कुरियर फॉन्ट में 12 साइज के फॉन्ट में अगर एक पेज लिखा गया है स्क्रीन प्ले का, तो वो लगभग फिल्म का 1 मिनट होगा। एक पेज मतलब 1 मिनट। ये एक स्टैंडर्ड कैलकुलेशन है, इससे ज्यादा कम हो सकता है नो डाउट, लेकिन ये एक स्टैंडर्ड कैलकुलेशन है जो इंडस्ट्री स्टैंडर्ड माना जाता है। अब ये चीज जो है, जब आप स्क्रीन प्ले लेके पिच करते हैं, प्रोडक्शन हाउसेस को पता होती है, तो वो इस फॉर्मेट में जब आपकी स्क्रिप्ट देखते हैं तो उन्हें अंदाजा होता है कि हाँ, अगर इसने मतलब 100 पेज की स्क्रिप्ट लिखी है तो लगभग मतलब 2 घंटे की पिक्चर जाने वाली है। कि मतलब 100 पेज तो मतलब 100 मिनट, फिर गाने वाने ऐड करके थोड़ा सा मतलब और 5-10 मिनट बढ़ सकते हैं, तो उन्हें एक अंदाजा मिल जाता है। अब अगर आप कोई फॉन्ट दूसरा ले लेते हैं और फॉन्ट साइज अपना बढ़ा देते हैं, मतलब 15-16 पे आप टाइप कर रहे हैं, तो ठीक है, आपके स्क्रीन के पेजेस बढ़ जाएंगे, लेकिन उनकी कैलकुलेशन बिगड़ जाएगी। तो प्लीज इस बात का ध्यान रखिए, कुरियर फॉन्ट और फॉन्ट साइज 12, उसमें अगर आप टाइप करते हैं तो एक एवरेज लेंथ, एक इंडस्ट्री स्टैंडर्ड लेंथ आपके उसमें रहती है। एक पेज आपकी स्क्रिप्ट का मतलब 1 मिनट फिल्म का, एक पेज इक्वल टू 1 मिनट। तो ये बात अपने दिमाग में बिठा लीजिएगा, ये बहुत जरूरी है। आइए अब दोबारा चलते हैं अपने स्क्रीन पर। तो अब ये तो आप राइटिंग से तो आप समझ ही गए होंगे, तो अब इसको मैं क्लोज कर देता हूं। ये मुझसे पूछ रहा है कि मैं स्क्रिप्ट को सेव करूं या ना करूं। अभी मुझे कोई सेव करने की जरूरत नहीं है, लेकिन आप अपनी स्क्रिप्ट सेव कर सकते हैं। तो मैं इसको कर देता हूं डॉट सेव। वापस हम पहुंचते हैं अपने स्क्रीन प्ले पर। तो दोस्तों, अब तक आपको काफी अंदाजा हो गया होगा कि स्क्रीन प्ले फॉर्मेट क्या होता है, क्या एलिमेंट्स होते हैं उसमें, क्या चीजें होती हैं, कैसे उनको अप्रोच करते हैं हम, और एक प्रॉपर फॉर्मेटिंग क्या होती है। एक बेसिक आइडिया आपको जरूर हो गया होगा। और इसको और अच्छे से जानने के लिए, जैसे मैंने अपने पिछले वीडियो में भी कहा था, कि प्लीज 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 स्क्रीन प्ले पढ़िए। आप जैसे जैसे स्क्रीन प्ले पढ़ते जाएंगे, ये फॉर्मेटिंग आपके दिमाग में और ज्यादा बैठती जाएगी, और ज्यादा क्रिस्टल क्लियर होती जाएगी। और आपको ये भी अंदाजा होता जाएगा स्क्रीन प्ले पढ़ते हुए कि जब मैं लिख रहा हूं, मुझे जो इमेज अपने रीडर या अपने डायरेक्टर के दिमाग में बिठानी है, उसको मैं कैसे बेहतर तरीके से कन्वे कर सकता हूं। कैसे, अगर मुझे कोई मतलब इम्पैक्टफुल सीन लिखना है, तो उसका एक्शन कैसे मैं इम्पैक्टफुल तरीके से, मतलब बूम स्लैप एक्शन को क्या कहते हैं, किस तरीके से ज़्यादा डायनामिक बना सकता हूँ, और अपने डायलॉग्स को किस तरह से ज़्यादा क्रिस्प कर सकता हूँ, ताकि पढ़ते हुए ही जो मेरा रीडर है या जो मेरा डायरेक्टर है, उसको स्क्रीन प्ले उसको ग्रिप कर ले, स्क्रिप्ट उसे हिलने ना दे। जब आपका स्किल लेवल इस पॉइंट पर पहुंच जाएगा, तो यू कैन बी रेस्ट एश्योर्ड, आपकी स्क्रिप्ट जरूर सेलेक्ट होगी। तो दोस्तों, ये था हमारा वीडियो स्क्रीन राइटिंग के प्रॉपर स्क्रीन प्ले फॉर्मेट पर। आई होप इससे आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा, कुछ आपके डाउट्स दूर हुए होंगे। अगर इस वीडियो को लेकर या कुछ और चीज़ों को लेकर आपके कुछ और डाउट्स हो जो आप क्लैरिफाई करना चाहते हो, तो प्लीज़ हमें कमेंट सेक्शन में पोस्ट कीजिए। मुझे बहुत खुशी होगी उन डाउट्स को एड्रेस करने में। आई होप कि आपको इससे सीखने को मिला हो। तो प्लीज़ आप एक काम कीजिए, आप जाइए, स्क्रीन प्ले डाउनलोड कीजिए, स्क्रीन प्ले पढ़िए, और फिर स्क्रीन प्ले फॉर्मेट में लिखने की प्रैक्टिस कीजिए। लेकिन आप ये सब करें उससे पहले एक और ज़रूरी काम कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, क्योंकि आपके लिए ही बना रहे हैं दोस्तों ये वीडियो। अब बनाइएगा नहीं तो देखिएगा कहाँ से, हमारा डायरेक्टर हमको बहुत मारता है।
तो प्लीज प्लीज लाइक, सब्सक्राइब, शेयर। और आपका ये स्क्रिप्ट दोस्त अब आपसे चाहेगा इजाजत। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, जहां हम आपको सिखाएंगे आइडिया कैसे जनरेट किया जाए। आइडिया किसी भी कहानी का जनरेट करने के लिए कैसे आप ब्रेनस्टॉर्म कर सकते हैं। तो आई होप कि आपको उस आइडिया में इंटरेस्ट होगा। तो प्लीज देखिएगा हमारा नेक्स्ट वीडियो जो होने वाला है आइडिया जनरेशन पे। तब तक ये आपका स्क्रिप्ट दोस्त आपसे विदा चाहेगा। शब्बा खैर।